So hi, this is Tarun Sharma again on the Tarun Talks, and I'm so happy to meet you guys again on my channel, the Tarun Talks, and this is the fourth wonderful, awesome new topic in on our channel with every one of you, and absolutely, as people are joining. Uh, एक थॉट है बहुत मजेदार की जैसे कभी कभी लाइफ में मैं एक स्टोरी सुनाया करता हूँ बहुत मजेदार की जब एक जो मुर्गियां जो होती हैं उनका एक मेरा स्टोरी भी है बहुत मजेदार। मुर्गियों का एक अंडा नीचे गिर गया। ईगल का अंडा नीचे जब गिर जाता है और वो मुर्गियों के अंदर अंडे में मिल जाता है। तो जब उसमें से बच्चे निकलते हैं कुछ टाइम के बाद, तो उसमें से जो ईगल का एग होता है उसमें से ईगल का अंडा निकलता है, got it? और जो मुर्गियों के होता है उसमें से मुर्गियों के बच्चे निकलते हैं। अब वो पहचान नहीं पाते ना मुर्गियों वाले बच्चे ना ईगल वाला बच्चा कि मैं इनसे डिफरेंट हूँ, और वो उन्हीं के साथ पलने लग जाता है। और धीरे धीरे जब ये बड़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करने लग जाता है जैसे मुर्गियां करती है ना। जैसे मुर्गियां बोलती हैं कुकड़ू को, ईगल भी फुल फ्लैज ईगल बन जाता है और वो बात करने लग जाता है उसी तरीके से। इस समय को यूट्यूब ऑन कर देना। तो हुआ क्या कि एक्चुअली एक और ऐसे ही पर गार्डन में वो खेल रहे होते हैं। ये उड़ना तो उससे आता नहीं है बिकॉज जिनके साथ वो रहता है वो लोग उड़ते ही नहीं है एक्चुअली। अब एक दिन एक पैरेट होता है जो ऊपर से जा रहा होता है और वो देखता है कि ईगल मुर्गियों के साथ खेल रहा है, तो उसे लगता है शायद वो खाना खाने के लिए गया होगा मुर्गी को पकड़ने के लिए। पर वो जो देखता है कि वो मुर्गियों के साथ ही ईगल खेल रहा है, तो वो पैरेट जाता है वहां, उसे बोलता है यार व्हाट आर यू डूइंग। ईगल बोलता है कि मैं अपने भाइयों के साथ खेल रहा हूँ, बहनों के साथ खेल रहा हूँ। तो तोता बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो ईगल हो, तुम तो आकाश में उड़ने वाले बड़े ईगल हो। वो देखो ईगल तो उड़ रहे ऊपर हवा में, कितनी ऊपर उड़ते हैं। तो उसने ईगल दिखाया, उससे असली वाला जो ऊपर उड़ रहा होता है। जो मुर्गियों वाला ईगल था, तो बोला अरे ठीक है सर, पर वो तो बड़ा सा कोई और पक्षी है, मैं तो मुर्गिया हूँ, मुर्गी हूँ। तोता बहुत समझाता है, फिर चला जाता है। तो वो जो असली वाला जो ईगल होता है जो मुर्गी के साथ रहता होता है, वो अपनी मम्मी से पूछता है जाके घर में, मम्मी वो कौन सा बर्ड है। तो उसकी मम्मी बताती है, मुर्गी की मम्मी, की वो ईगल है एक्चुअली। वो हवा में उड़ते हैं, राजा होते हैं, दे कैन डू एनीथिंग और दे सक्सेसफुल होते हैं। वो बोलता है मम्मी मेरा भी दिल करता है उड़ने का। तो मम्मा से डांटती है, शराब, तुम नहीं उड़ सकते हो, तुम मुर्गी हो, मुर्गी के बच्चे हो, कमान जाओ कीड़े खाओ। वो बेचारा मूड खराब हो जाता है, आ जाता है और अपने भाइयों से पूछता है, भाई भी यही जवाब देते हैं, डांटते हैं उससे, उसका मजाक उड़ाते कि कहाँ ईगलो जैसी बातें कर रहे हो। वो जो पैरेट होता है, पैरेट, वो जानता है कि इसमें ताकत है। वो बार बार आके उसको ये याद दिलाता है कि तुम आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। और एक दिन वो वाला ईगल उसकी बात मान के पहाड़ पे पहुंच जाता है और वो तोता वहां पर वेट कर रहा होता है। उसको बोलता है कि मारो छलांग नीचे अगर तुम उड़ना चाहते हो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं सर, मैं नहीं, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। पर वो तोता जानता है एक्चुअली कि इसमें बहुत दम है, और वो जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो उसे धक्का दे देते हैं, और जब धक्का दे देते हैं तो ईगल गिर जाता है और मरने लगता है। तो तोता साफ साफ उठते हुए बोलता है, कम ऑन स्प्रेड आउट योर विंग्स, अपने विंग्स को फैलाओ, तुम किंग हो, तुम उड़ सकते हो, तुम पूरी पूरी दुनिया में कब्जा कर सकते हो। वो मरते 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 अपने पंखों को खोल देता है। जब पंखों को खोल देता है तो वो उस तोते से भी ऊपर उड़ जाता है, और ये देख के उस पैरट को बहुत प्राउड होता है। तो दिस द स्टोरी ऑफ ए गुरु एंड अ स्टोरी ऑफ ए ईगल जो भूल जाता है अपनी ताकत। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही गुरु हैं, बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको ऐसे गुरुओं से मिलाऊंगा जो ये टफ सिचुएशन में हमारी आंखें खोलने का, मदद करने का और कभी कभी धक्का देने का भी कोशिश करते हैं। और वो जानते हैं कि वो अगर हमको धक्का देंगे उस पहाड़ से तो हम उड़ना सीख जाएंगे। तो मेरा फोर्थ टॉपिक है आज, और आज का टॉपिक का जो हमारा नाम है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और मेरे साथ जो कमाल के गेस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन सूरतगढ़, भुज, अभी आपने मूवी आई थी जो कैंट 2 में, वहां पर वो एज ए प्रिंसिपल लीडर की तरह संभाल के वो पोस्ट को बैठे हैं। वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी है, आई थिंक गुजरात में, सर ज्यादा बताएंगे। अल्टीमेट एनर्जेटिक, जैसे आपको मेरी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, इज ऑल्सो एनर्जेटिक, सो एनर्जेटिक मैन। आई मेट हिम इन गोवा, और एनर्जी कमाल की है, यंग है कमाल के, और लीडरशिप क्वालिटीज कमाल की है उनके अंदर, और इतना रिफाइन है, स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते हैं। 2007 से उन्होंने पीजीटी
स्टार्ट किया केंद्रीय विद्यालय में आके यहाँ पे जॉब किया 10 सालों तक, 2017 तक आई सपोज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 2017 में वो प्रिंसिपल बन गए और अभी वो केवी सूरतगढ़ भुज में तैनात हैं अपनी ब्रिगेड के साथ। और आज है वो मेरे साथ एनर्जेटिक प्रिंसिपल जिन्होंने आईसीटी में भी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन को रिप्रेजेंट किया था अपने कुछ 5 फ्रेंड्स के साथ। आउट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स इन केंद्रीय विद्यालय नवोदय सिर्फ 12 प्रिंसिपल सिलेक्ट हुए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन कितना कमाल का काम कर रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर। तो सर वेलकम यू, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करिए बिकॉज आई सपोज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं। सो हैप्पी टू सी यू एंड दैट्स लवली दैट we have a same attire. Thank you very much. After long time, after Goa, I'm seeing you. How are you? Lovely. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. That's wonderful. Let me correct you, Tarun ji. This is Suratgarh Cant in Rajasthan. Earlier I was posted. Earlier I was posted in Bhuj in Gujarat. आपको वो याद रहेगा? Okay. Bhuj में रहे तो हैं आप। Coming in Rajasthan, I was in Bhuj. और you were talking about भुज मूवी, तो वो मूवी भुज की है, उसकी काफी हद तक शूटिंग उसकी सूरतगढ़ में हुई है। तो we got opportunity to meet here संजय दत्त and all, so we were fortunate enough that time. नहीं, मुझे ऐसा अब मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। संजय दत्त को अपॉर्चुनिटी मिली थी आपसे और वहां के लोगों से मिलने की, बिकॉज दे आर द फेक हीरो, बट यू पीपल आर द बेस्ट हीरोज एंड द रियल हीरोज जो लाइफ चेंजिंग गेम खेलते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी बदलते हैं। तो सर वेलकम करते हैं हम आपको अपने प्रोग्राम में एंड डोंट वेस्ट मोर टाइम बिकॉज पीपल आर डाइंग टू हियर यू। और थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जो भी बताया these are very short about you. It's not possible to tell everything about you and your whole life. एंड ये मैं केवी के बारे में बोलता हूँ कि आप सब इतने कमाल है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको एक प्रोग्राम में डिस्क्राइब किया जाए। तो आप थोड़ा सा अपने आप बताइए अपनी लाइफ के बारे में, व्हाट यू आर एक्चुअली। थैंक यू। देखिए, बेसिकली आई एम ब्रॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम राजस्थान ओनली ना। सीकर डिस्ट्रिक्ट यहाँ एक एजुकेशन सिटी है जिसको आप एक एजुकेशन हब बोलते हैं राजस्थान का, एजुकेशन सेंटर आप बोल सकते हैं। वहाँ से मैं ब्रॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो वहीं आसपास के सरकारी स्कूल से, गांव के स्कूल से वहीं से हुई। देन सीकर से ही मैंने ग्रेजुएशन की। साइमल्टेनियसली मैंने बीए एंड एमए जो मैंने किया वो वहीं से किया। जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड भी किया है। कंप्यूटर साइंस में आप देखें तो मैंने एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से एक डिप्लोमा होता है, एडवांस डिप्लोमा ए लेवल किया है। एमएससी कंप्यूटर साइंस मैंने की है, एमसीए भी किया है, एमफिल भी किया है। तो एजुकेशन में खूब पढ़ाई करी है तरुण जी। और यू कैन से कि अब आई मस्ट थैंक्स टू केवीएस, इट्स हायर अथॉरिटीज, our Madam Commissioner, our respected Deputy Commissioner Sri Morodia ji and all Deputy Commissioners who have been with us, कि उन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, केवीएस ने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी कि यहाँ तक आ गए। मतलब एक यू कैन थिंक लाइक दिस कि एक सपने जैसा होता है कि एक गांव में पढ़ने वाला लड़का, एक रूरल से एक लड़का, इतना बड़ा एक सपना भी वो देख नहीं पाता है, उसको दिखता ही नहीं है कि वो यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर आप मुझे देखें तो आपको ये लगेगा कि वो जा सकता है। तो आप हीरोज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूं कि हीरोज तो सर हम यहाँ हीरोज से गिरे हैं। वास्तव में देश में जो हीरो हैं वो तो देश के जो डिफेंस के लोग हैं, जो फौजी हैं, जो फौजी ऑफिसर्स हैं, उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं है। और मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मैं भुज में और सूरतगढ़ में दोनों जगह डिफेंस में मुझे काम करने का मौका मिला। तो वी आर यूज टू लिव विद लाइव हीरोज। रोज हम चारों ओर हीरोज को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन दिस वे। आपने कुछ ज्यादा ही बोला, इतना तो शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता। नहीं, ऐसा ही सब बोलते हैं। अभी हमारे साथ काफी सब जो अवधेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, वो विशेष दे रहे हैं हमें। एंड ये ब्यूटी है केंद्रीय विद्यालय का कि सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। हमारा फर्स्ट सेशन था हीरालाल जी के साथ एंड वाडलकर सर और अवधेश सर के साथ, सुपर हिट प्रोग्राम। और आपके साथ मैं इसलिए भी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम एक डिफरेंट लेवल पे अब जाएंगे बात करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा ये भी चाहता हूँ कि आप जो मैंने भी आपके बारे में बताया, वो जो आईसीटी के जो बारे में आपको बात बताया कि यू आर अ प्राउड
मेंबर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जिसने वहां पर जाके प्रेजेंटेशन दिया। तो व्हाट इज एज हमारे लिसनर्स को बताइए प्लीज कि वो क्या कॉन्फ्रेंस था और आप कैसे वहां पर पहुंचे? कैसे पहुंचे वो मैंने आपको अब हम बात कर रहे थे, कल हमने बात कर रहे थे कि टैगलाइंस में एक चीज होती है, सर, डेस्टिनी मैटर्स एंड व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड देन डेस्टिनी इज विथ यू। तो केवीएस का नेशनल केवीएस ने और नवोदय ने मिलकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था 2019 ओके। में। वहाँ कुछ अच्छा टॉपिक्स थे जिनमें प्रेजेंटेशन होने थे और हर रीजन से कुछ प्रेजेंटेशन मांगे गए थे। लकीली आई वाज सेलेक्टेड इन वन प्रेजेंटेशन दैट वाज ऑन आईसीटी इंटरवेंशन इन स्कूल एजुकेशन। ओके ओके श्री संतोष कुमार मल जी हमारे कमिश्नर थे, ही सेलेक्टेड मी एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट देयर। मैडम इंदु कौशिक डेप्यूटी कमिश्नर वाज माय इंचार्ज डीसी दैट टाइम टू, एंड जयपुर रीजन में हमारे यशपाल सिंह जी हमारे डेप्यूटी कमिश्नर थे। तो इन सब लोगों का ये रहा कि उन लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आया, मेरे साथी टीचर ने, और हमने मिलकर पूरे स्कूल पे और पूरे केवीएस से हमने डेटा लिए और उसको डिस्प्ले किया। दैट वाज अप्रिशिएटेड वेल। वाओ, दैट्स ग्रेट, लवली। तो ये इसी तरीके का टॉपिक है हमारा, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो आपके आने से पहले मैं स्टोरी सुना रहा था आज बच्चों को यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं लोग, एक पैरेट और ईगल की कहानी, जिसमें एक ईगल ऐसे से हो जाता है। तो हम लोग, मैं कंसीडर करता हूँ आप लोगों को एज ए दैट पैरेट। वो पैरेट जो है, जो जानता है ताकत, जो जानता है कि कैसे ईगल में वो ताकत जगाई जाए। तो ये जो सिचुएशन चली आ रही है अभी, आज 2 साल हो गए हैं, हम सब लोग एक बहुत बड़ी विपदा या चैलेंज बोले या कुछ भी बोले, हम उसको उससे हम घिरे हुए हैं। और वो एक ऐसा, मैं तो उसको बोलता हूँ मायावी राक्षस जैसे जैसे हिंदू मैथोलॉजी में आता था ना, राक्षस ने कब्जा कर लिया दुनिया के ऊपर, इंद्र का राज्य हड़प लिया, सबको बंद कर दिया ताले के अंदर, जैसे रावण भी था और सबको, सारे देवताओं को बंद कर दिया। तो हम सबको उस वायरस ने, मायावी दानव ने बंद कर दिया। एजुकेशन के ऊपर भी रोक लगा दी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। जैसे आपने बोला फौजी सबसे कमाल सुपरस्टार्स होते हैं, आई डैम एग्री विद यू, बट मैं ये भी अपने पार्टिसिपेंट को 100% डैम कन्वेंशन के लिए बताना चाहता हूँ कि फौजी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अरुण शर्मा हो, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इंसान हो, वो सब एक टीचर के सामने जाके बैठते हैं और हर आदमी आपके पास आता है, आपके थ्रू बन के निकलता है। तो वो ताकत है आपके अंदर। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे पार्टिसिपेंट भी, कि ये जो मायावी दानव है, ये जो वायरस है जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया एक तरीके से, तो आप क्योंकि आपने एमसीए भी किया हुआ है, आप इस फील्ड में काफी महारत रखते हैं, और मैं चाहता था कि ऐसा कोई पार्टिसिपेंट हमारे साथ स्पीकर आए जो हमें ये बता पाए कि कैसे कैसे आपने डेवलप किया फिर ये चीजों को, और जो आज हमारा सिचुएशन है एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, पूरी तरीके से, क्योंकि नए नए फोन में नई नई चीज को सीखना। तो क्या ये मुश्किल का समय है या इसमें अपॉर्चुनिटी निकली? इसको तरुण जी, इसमें मैं आपके 5 मिनट जरूर लूंगा इसमें। ये जो मुश्किल समय था, ये वास्तव में ही बहुत चैलेंजिंग था, और आप ये यकीन मानिए कि हमने बहुत सारी बातें करी उस सिचुएशन में। हमने बहुत लोगों को वॉरियर्स भी बताया कि ये वॉरियर्स, ये वॉरियर्स, वो वॉरियर्स, लेकिन एक बहुत बड़े वर्क को हम भूल गए, जो सबसे बड़ा वॉरियर मेरी नजर में था। आप देखिए लगभग 15 लाख स्कूलें इस देश में हैं, लगभग 15 लाख स्कूलें, लगभग 25 मिलियन आपके पास बच्चे हैं, 25 मिलियन आपके स्टेक होल्डर हैं, और आप ये मानिए कि लगभग 10 मिलियन आपके पास टीचर हैं। इन लोगों ने जो इस विपदा के समय किया है, वो इतना गजब का काम है कि आप अभी थोड़ा सुनेंगे तो आपके गूज बम्स हो जाएंगे और आप थ्रिल हो जाएंगे। मैं खुद ऐसे सोच के थ्रिल रहता हूँ कि इन लोगों ने वास्तव में क्या किया। देखिए, इस सिचुएशन में 3 लोग बड़े सबसे ज्यादा जो एजुकेशन के कंसर्न में हम बात करते हैं। पहला, बच्चा। वो बच्चा जो रोज सुबह उठ के एक शेड्यूल से अपना स्कूल आता था, उसका शेड्यूल होता था, उसको 6:30 बजे, 5 बजे या 6 बजे उठना है, उसको 7:15 पे 7:20 पे स्कूल पहुंच जाना है।
स्कूल पहुंच के एक बैग साथ में लेके आना है, उस बैग में पर्टिकुलर का पूरा शेड्यूल है उसका, 5 किताबें हैं, 5 नोटबुक हैं, उसको क्या करना है वो उसको पहले से पता है। वो क्लास में आके बैठता है और वो पूरे दिन पढ़ता है, और उसके जोन शिफ्ट होते हैं। आपको भी याद होगा जब आप स्कूल में रहे होंगे कि एक बेल बजती है आपका, एक स्कूल में बेल बजी, बेल 2 बजते ही हर क्लास में एक जोन शिफ्ट होता है, अगला अगला जोन शिफ्ट हो मैथ्स का, जाता है। अगला जोन मैथ्स का, अगला जोन साइंस का, और बच्चा मैथ्स की दुनिया को एग्जैक्ट, छोड़ के साइंस की दुनिया में आ जाता है। एकदम, बच्चा हाँ। इंग्लिश की दुनिया को छोड़ के हिंदी की दुनिया में चला जाता है। हाँ, वो और उसका, मेरा फेवरेट होता था आधी छुट्टी और पूरी छुट्टी। हाँ, और आधी छुट्टी पूरी छुट्टी, और कुछ बच्चे जो जिनका जैसे गेम्स का पीरियड का वेट कर रहे होते हैं कि ये गेम्स वाला कब बजेगा, उस जोन से बच्चा एक डिसिप्लिन मानिए आप उसको, मेरा कहने का मतलब है कि वो बच्चा कितने बड़े डिसिप्लिन में था, अचानक से उस बच्चे का आपने पूरा डिसिप्लिन खत्म कर दिया। अब उस बच्चे को ये पता नहीं है उसे कब उठना है, कब चलना है, कब स्कूल जाना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। और एक ऐसी, जैसी हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आपने एक ऐसी स्क्रीन के सामने उसको बिठा दिया कि अब आपको यहाँ पढ़ना है। उसमें बच्चे के सामने चैलेंज ये आ गया कि उसकी जो लर्निंग की टेक्निक्स थी, जिस टेक्निक से वो पढ़ा करता था, वो पूरा बदल गया। अब उसको वन साइडेड, देखिए बच्चा सिर्फ उससे नहीं सीखता है जो टीचर बोलता है, बच्चा उससे भी सीखता है जो उसके पास में क्या बैठा है, उसके दिन में स्कूल का एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट क्या है। बच्चा चीजों को देख के सीखता है, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है। वो बच्चा स्कूल में कैसे सीखेगा, और वो बच्चा स्कूल में, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है टोटल उससे बाहर हो गया सारा का सारा, और बाहर होके वो घर से एक तरह से पैसिव लिसनर बन गया। वो सारी चीजें एक तरह से सुनता रहा, जो टीचर बोलता रहा वो उसको डिलीवर होता रहा, एग्जैक्टली। पढ़ता रहा। लेकिन बच्चों ने प्रयास कम नहीं किए। बच्चे बच्चे पूरे के पूरे मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, बच्चे क्लासरूम में क्लासे लेने लगे, और बच्चों ने एक्सेस भी बहुत बढ़िया किया। अगर हम हमारे स्कूल की बात करें तो साहब, हम आप यकीन मानिए, ऐसा बच्चा कोई हमने छोड़ा नहीं जिस बच्चे से हम उस समय में जुड़ नहीं पाए, उस समय में हम ओके। उसको कंटेंट डिलीवर दे नहीं पाएंगे। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस एक मिशन चला, और ये मिशन पूरे बड़े लेवल पे प्लान हुआ, हायर अथॉरिटीज से लेकर एक पूरे प्लेटफॉर्म रेडी किए गए। और कुछ केसेस में जहाँ डिवाइसेस वगैरह जैसे आईसीटी इक्विपमेंट्स अवेलेबल भी नहीं थे, वहाँ बच्चों को टीचर्स ने अपने पर्सनल उससे, कम्युनिटी के हेल्प से बच्चों को डिवाइसेस तक उपलब्ध कराए। और ओके। उससे आगे भी आप देखिए कि जहां बिल्कुल कुछ नहीं हो सका, टीचर्स ने खुद कंटेंट प्रिंट आउट करके उसके घर भी भिजवा दिया। तो ओ माय गॉड। तो ये बच्चों के लिए बहुत वैसे रहा। और आप इसके पॉजिटिव प्रोज में अगर देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, सर बच्चा इसमें एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन गया। देखिए मैं इसकी पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, नुकसान हुआ बहुत हुआ, उसका एनवायरनमेंट छूटा, उसका डिसिप्लिन छूटा, बहुत सी चीजें उसकी रह गई जो उसकी होती थी। लेकिन हमने इससे पाया भी बहुत कुछ, इसके पॉजिटिव भी यस। बहुत से। बच्चा एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन गया सर। अब बच्चे को ये पता लग गया कि उस स्कूल के टीचर और उस बुक्स के अलावा उस बुक्स के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ से वो चीजें सीख सकता है। और वो दुनिया है एग्जैक्टली। आईसीटी की दुनिया, वो दुनिया है इंटरनेट की दुनिया। पूरा बच्चे ने वर्ल्ड खुल गया उसके पूरा वर्ल्ड सामने। खुल गया, उसने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लिया। उसकी अब उसका जो एरिया है, उसका सोचने का एरिया, उसके पास जो कंटेंट आने का एरिया है, वो कंटेंट आने का एरिया बढ़ गया। एक उसको नया प्लेटफॉर्म मिल गया, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम इसमें आगे बात करेंगे कि ये दुनिया अब कहाँ जा रही है। अब ये उसी कहा प्लेटफॉर्म जाए। की तरफ जा रही है। तो उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया, ग्रुप्स बढ़ गए साहब। एक बच्चा आज जिस बच्चे को ये पता नहीं था कि यूके के इस एजुकेशन में इस तरह का सिस्टम होता है, वो बच्चा वहां तक पहुंच गया कि इस चैप्टर को सर्च करते करते कहाँ के किस कंट्री में इस चीज को कैसे पढ़ाया जाता है और उसका कंसेप्ट क्या है, अब वो चीजों को दूसरे एस्पेक्ट से देखने लग गया। और यस, यस। एक नई चीज जो हुई वो आपस में, वो देखिए 24/7 एजुकेशन अवेलेबल होगी। पहले हम एजुकेशन यही मानते थे कि एजुकेशन स्कूल की बेल शुरू होने से स्कूल की बेल खत्म होने तक है। लेकिन अब आप देखिए एजुकेशन 24/7 अवेलेबल है। और यस, ये सब बच्चे के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज आ गई। यस। दूसरा इसका एस्पेक्ट देखिए, टीचर। और अब अब मैं जो आपको बोलने वाला हूँ कि अब जो जो ये वॉरियर जो थे ना, उस वॉरियर में अगर कोई सबसे बड़ा वॉरियर है तो वो आपका टीचर है साहब। ये वैसा ही है कि आपको आपको नोएडा वाली हाईवे पे आप 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, और वहीं से आपको कोई ऐसा बोल दे कि आप यहाँ से रिवर्स गियर डाल दीजिए साहब, हाँ, आप कोई डाल प्लान देंगे? नहीं था।
कोई प्लान नहीं कभी था। आपने किसी टीचर को आज तक इस समय से, इस विपरीत समय से पहले किसी इस तरह की चीज के लिए कभी हमने सोचा भी था क्या? कभी किसी टीचर को हमने तैयार किया था? नहीं नहीं, कभी इसी तरह की ट्रेनिंग हुई थी? कोई नहीं। मैं वो यूएस की बात करता हूँ, साइंटिस्ट की बात, किसी किसी को इस चीज चाइना का की नहीं, कोई नासा, आईआईटी, नासा। आइडिया भी नहीं था। और वो टीचर आपके लिए इस 25 मिलियन बच्चों के लिए, वो जो 10 मिलियन टीचर थे वो कैसे खड़े माय हुए आप गॉड, देखिए। उस 200 माय 200 की स्पीड में चलती हुई गाड़ी को इन्होंने रिवर्स गियर में डाला और वापस उन्होंने नोएडा लाके खड़ा कर दिया साहब। वो एजुकेशन जैसी थी वो एजुकेशन इन्होंने दी। कमाल क्या नहीं किया कमाल साहब टीचर्स ने उस टाइम? कमाल। टीचर्स ने क्या नहीं किया आपके लिए? वापस उन्होंने टीचर्स ने अपने गूज़बम्प्स हो रहे थे। डिवाइसेस मैनेज किए। जो जो जिस आईसीटी, कितने परसेंट टीचर थे जो आईसीटी से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे? उन्होंने सीखा, बच्चों से ज्यादा सीखा। उन्होंने उन्होंने बच्चों को देने के लिए कंटेंट डेवलप किया कि ऑनलाइन बच्चों को क्या कंटेंट देना है। इवन कंटेंट्स, जो कंटेंट है वो स्कूल लेवल पर, कई जगह रीजनल लेवल पर डेवलप हुए। हमने वेबसाइट भी बनाई, जहां भी दिया। लेकिन वो किसने डेवलप किया? टीचर ने। उससे पहले उसके पास एनवायरनमेंट नहीं था। उसने अपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से लैपटॉप्स ले लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। घर में स्टूडियो बना लिया कि इस स्टूडियो से हम पढ़ाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आप देखिए कि इसमें सबसे कोई कमेंडेबल काम किसी क्लास ने किया। मैं बड़ा थ्रिल रहता हूँ ये सोच के कि ये टीचर्स ने क्या किया इस कोविड टाइम में। ये इन्होंने, दिस इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल कि आप बिना हथियार के युद्ध में जाते हैं और वो भी आप जीत के आते हैं। गजब का काम इन्होंने किया साहब। और एक एक चीज आप मानिए, आप ऑनलाइन एग्जाम ले ली, ऑनलाइन प्रैक्टिकल करवा दिए, ऐसे ऐसे कमाल कंसेप्ट, कमाल का काम किया। तो जो टीचर्स कमाल। ने किया, गजब किया। और माय हेड्स ऑफ टू ऑल दिस 10 मिलियन टीचर्स कि इस वो मेरे लिए बहुत बड़े वॉरियर हैं कि जो इन लोगों ने इस सिचुएशन में संभाला। इन 25 मिलियन बच्चों को, इससे 25 मिलियन बच्चों से ज्यादा किसी के पास स्टेक होल्डर थे नहीं साहब। इवन नहीं है, नहीं कितने है। डॉक्टर्स के पास पेशेंट भी नहीं थे जितने इनके इनके पास मैं इनके बच्चे बिल्कुल। थे। और आप इन बच्चों को क्यों मानते हैं? इनके पेरेंट्स, वो उनको भी कैसे टीचर्स ने कन्विंस किया, कैसे कैसे उनको समझाया कि आपको कैसे हमसे कनेक्ट होना है। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में लाने के लिए, और जिस तरीके से टीचर्स डिजिटल वर्ल्ड में आए, दे दे अल्टीमेट दे डिजर्व अप्रिसिएशन, दे डिजर्व अल्टीमेट अप्रिसिएशन। कमाल कमाल। नहीं ये तो यस इट इज। सच में गूज बम्स है। और मैं भी ये बताता रहता हूँ कितनी बार कि हमने सबके वॉरियर्स के बारे में बात करते हैं, बात कर, लेकिन ये जो इनको वॉरियर है किसी ने जो नहीं पूछा, इनके किसी ने बारे नहीं में किसी ने पूछा, पूछा? हाँ। कोई टीवी पे ऐसा रिपोर्ट या पे जो टॉक शोज आते हैं उसमें इसमें ऐसे हीरोज को नहीं बुला के रिस्पेक्ट दिया वो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आपके लिए तो और चैलेंजिंग है। आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं या केवी जहाँ कितनी दूर दूर है, वहां पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बच्चे गरीब भी होते हैं, माँ बाप बिल्कुल पढ़े लिखे कई बार नहीं भी होते हैं। तो वो तो और ज्यादा खतरनाक चैलेंज है जिसमें आप लोगों ने ये किया। तो मजा आ गया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो लेकिन ये इसके साथ ना सर, अभी अभी है क्या, अभी इतना सब होने के बाद कुछ टीचर्स के पास भी क्या एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब सब एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अभी क्या होना पड़ेगा, देखिए एक्सपोज कौन हुआ? टीचर की अपनी एक दुनिया थी, अपनी एक क्लास थी, वो क्लास का राजा था। जितने देर 40 मिनट उस क्लास में था, सब कुछ उसका था। अचानक से वो एक अब दुनिया के सामने दुनिया एक स्क्रीन पे एक्सपोज हो गया। सब उसके पेरेंट्स पेरेंट भी भी दिख उसको रहे देख रहे हैं, हैं। उसके ऑफिसर भी उसको देख रहे हैं, है ना? तो क्या और सिचुएशन उसके लिए प्राइवेसी। रही। तो अब उसके सामने जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ क्या गई हैं कि अब उसे हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा सब। क्योंकि अब आपका बच्चा जो है ना, अब आपका बच्चा आईटी का बच्चा है। अब आपका बच्चा जो आप पढ़ाओगे उसको चेक करेगा, उसको वो ऑनलाइन देखेगा कि इस पर क्या कंटेंट अवेलेबल है। जिस बच्चे को नहीं पता था वो भी देखेगा। दूसरी, जो नए इक्विपमेंट्स अब आएंगे एजुकेशन में, वो उनके लिए टीचर्स को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा कि इनकी लर्निंग हो। क्योंकि अब टीचर पीछे नहीं रह सकता। अगर टीचर पीछे रह गया तो ये पूरा समाज ही पीछे रह जाएगा, क्योंकि सोसाइटी बिल्कुल। को आगे लेके जाएगा कौन? लेकिन आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। गूगल मीट पर क्लास लेना, या आप ये मानिए जूम पर क्लास लेना, या किसी माइक्रोसॉफ्ट टूल पे क्लास लेना, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है सब। डिजिटल नहीं है, डिजिटल यही मैं ट्रांसफॉर्मेशन, आपसे। हाँ, डिजिटल हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा एस्पेक्ट है। डिजिटल यस। ट्रांसफॉर्मेशन, आप डिवाइसेस में डिजिटल हो गए हैं,
मान लिया, अब कंटेंट में भी डिजिटल हो गए हैं। क्या बस अब ऐसा टाइम आएगा कि आने वाले दिनों में बैग नहीं होगा, बच्चे के हाथ में एक आईपैड होगा या एक लैपटॉप होगा, बच्चा स्कूल आएगा। लेकिन जो सक्सेस ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन है ना, वो मानिए जब आपका बच्चा, इस देश का हर बच्चा एक सेल्फ लर्नर बन जाए, जब वो खुद पढ़ना सीख जाए, चीजों को करना सीख जाए, जब चैलेंजिंग है। ये चैलेंज है। बड़े चैलेंजेस ये हैं, जब आपका बच्चा क्रिटिकल थिंकर बन जाए, वो चीजों को एनालाइज करने लग जाए, जब वो चीजें सर्च करे तो वो गुड बैड उसको क्या करना है उसको वो डिसाइड करने लग जाए। अभी जो एथिक्स हैं, जो इंटरनेट एथिक्स हैं, वो भी हमें सिखाने पड़ रहे हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा ये आएगा कि आपका बच्चा क्रिटिकल थिंकर, कब आप इसको क्रिटिकल थिंकर में कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपके पास ना, मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था। मैं, क्योंकि आपने जो बताया, मैं बिल्कुल 100% दिस इज फैक्ट। अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि जो 200 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी उसको रोका और वापस लेकर आ रहे हैं, तो वो तो कमेंडेबल है, उसके लिए मतलब तो कितनी भी स्टार रेटिंग। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब जो वापस गाड़ी आ चुकी है और बच्चों के हाथ में ये मैजिकल डिवाइस है जिसे हम मोबाइल बोलते हैं, जो हम ही नहीं चाहते थे कि हम बच्चों को दे, वो भी छोटे छोटे बच्चों को, अब उनके हाथ में आ गया है। अब उसके हाथ में आने से क्या मतलब है, उनके हाथ में टीचर की हेल्प भी है और मिसलीड करने वालों को भी रास्ता खुल गया है। That's what I was telling कि उसको अब क्रिटिकल थिंकर बनाना पड़ेगा आपको। अब आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर में शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी बच्चा क्या था, अभी बच्चा क्वेश्चनिंग में था, अब बच्चे को आपको सॉल्विंग में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आप मतलब पॉजिटिव की साइड में जाना पड़ेगा। बच्चे को एक एम्पैथेटिकल ग्लोबल सिटीजन आपको बनाना पड़ेगा, उसको केयर करनी पड़ेगी इस कंट्री की, इस दुनिया की, कि क्या मेरे हैं, तब क्या मेरे ड्यूटीज हैं, तब आप ये उसको बोल सकते हैं कि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में शिफ्ट हो रहे हैं। और दिस इज व्हाट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज, कि जब आप नॉर्मल चीजों में जैसा करते हैं वैसी चीजें आप डिजिटली भी करने लग जाएंगे। तो ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का आप चाह रहे हैं, अब क्या है, अब ये है, अब हम ऑनलाइन भी चल रहे हैं, अब हम ऑफलाइन भी चल रहे हैं। अब जो टीचर्स कर रहे हैं उन पे तो आप 1 घंटा बोलेंगे, बोलता रहूंगा। अभी आप देखिए, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। मतलब ऐसे कई बार आप ऐसे सोच के खुश हो जाते हैं कि आपको अच्छा लगता है कि कुछ टीचर्स के जैसे लीव्स वगैरह के छुट्टी का काम रहता है, वो टीचर शाम को 5 बजे बच्चों को ऑनलाइन बुला लेता है कि आओ आपको एक चैप्टर पढ़ा देता हूँ। आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? कभी भी ऑल टाइम अवेलेबल। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका जो क्लास लीव और आप पेरेंट भी साहब आधा टीचर बन गया इसमें। ज्यादा, क्योंकि अब तो सारा दिन बच्चा सारा दिन घर में है, सारा दिन घर में है, तो टीचर का काम भी करना पड़ रहा है, ट्यूशन का भी करना पड़ रहा है, पेरेंट्स को तो करना ही पड़ रहा है। और पेरेंट होमवर्क, पेरेंट ने पहले उस बच्चे के लिए पूरा एनवायरनमेंट बनाया, डिजिटल क्लासरूम बनाए, सारी व्यवस्थाएं करी, जो भी उसके लिए वो कर सकता है, जो भी उसकी क्षमताएं हैं। उसके साथ बच्चे की स्कूलिंग नहीं शुरू होगी, अब स्कूलिंग शुरू होगी पेरेंट की। उसको कितने बजे उठाना है, कितने बजे ऑनलाइन क्लास में वो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसका होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। और हमने यहाँ क्या कुछ नए इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए कि हम होमवर्क भी चेक करेंगे, गेट के ऊपर जो होमवर्क की कॉपीज हम मंगवा लेते थे, फिर टीचर उसको 5-7 दिन में जैसे भी सैनिटाइज करके हम चेक करते थे। और आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ, आप सुन के खुश हो जाएंगे। हम मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मॉर्निंग असेंबली कराते थे, प्रेयर कराते थे, और हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन, और हमारे सारे बच्चे उस टाइम यूनिफॉर्म में होते थे। आप मान सकते हैं? ओके, माय गॉड। तो उसका कुछ वीडियो बनाया हुआ है आपने? हाँ, हमारे पास खूब सारे, हमने इंस्पेक्शन कराए, हमारे रीजन के ऑनलाइन इंस्पेक्शन हुए, उसमें सारे बच्चे यूनिफॉर्म में, घर में बच्चा ऑनलाइन आर्ट और क्राफ्ट कर रहा है, बच्चा ऑनलाइन गाने गा रहा है, डांस कर रहा है, योगा कर रहा है। तो इट वाज क्लासरूम, इट वाज स्कूलिंग फ्रॉम होम। लवली। तो ऐसा कुछ वीडियो हो तो आप मुझे भी शेयर करिएगा, ताकि हमारे चैनल पे दिखाएंगे कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और मैं वही तो बोलना चाहता हूँ सबको कि चैलेंजेस जब आते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, ये एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये हमने सबने तैयारी की हुई थी, बट एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। भगवान को लगा कि चेक करते हैं कि हमारे टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में कितना दम है, और वो एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया जो ना
गूगल पे भी नहीं मिला इसका आंसर, नहीं था। और दुनिया की सारी रिसर्च कंपनी फेल हो गई कि ये कौन सा सवाल आ गया। और उस समय भी हमारे कमाल के टीचर्स और हमारे एजुकेशन बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय तो नो डाउट आउट ऑफ द वर्ल्ड, और वो जब स्टेप किया तो मतलब पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया। तो दैट्स वंडरफुल। तो मतलब तो ये जो आप ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन बता रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, होगी, इसमें भी टाइम लगेगा अभी, बस ये है कि अभी हम लोग एक स्पीड पे आ गए हैं। तो अब लेकिन अब सक्सेस का मायने भी बदल रहा है। सक्सेस मतलब जैसे पहले हम इस एरिया से पहले, इस टाइम से पहले हम सोचते थे कि डॉक्टर, इंजीनियर और XYZ, अभी आप सीखे यूट्यूब, इंस्टा, फॉलोअर्स, मतलब कोई कुछ गाना गा रहा है, कोई शेफ बन गया, कोई यूट्यूबर बन गया, कोई व्लॉग्स कर रहा है। एग्जैक्टली छोटे छोटे जो बच्चों ने आप डेवलप कर लिए हैं, कहाँ फंस गए। तो अब ठीक है, इसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है सक्सेस मतलब व्हाट? अब क्या है सक्सेस का नया मायने? सर, सक्सेस और एक्सपेक्टेशन दो चीजें हैं साहब। और हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, हम बात कर सकेंगे। हाँ, करिए। एक्सपेक्टेशंस पर ये पूरा सिस्टम चलता है। पेरेंट बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करता है, बच्चा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय से क्या, ये टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है, और बच्चा पेरेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद हम सक्सेस की बात करेंगे। एक्सपेक्टेशन साहब इतनी इस देश में एक्सपेक्टेशन को ऐसे डिफाइन किया गया कि हर आदमी ने एक्सपेक्टेशन को अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया। एक बच्चा पेरेंट से क्या चाहता है कि पेरेंट उसके लिए सब कर दे, उसके लिए जो वो सोचे वो कर दे, वो प्लेन का सोचे वो प्लेन खड़ा कर दे, वो जो सोचे उसको जो चाहिए पेरेंट उसको ला के दे। छोटा है तो वो जिद करके मंगवा लेता है, और बड़ा है तो वो उसके लिए डिमांड रख लेता है। उसे पता है पेरेंट्स पूरा करेंगे। हाँ, उसे पता है पेरेंट पूरा करेगा, और पेरेंट अपना जीवन लगा देता है, सब पूरा करता ही है। एग्जैक्टली। और उस बच्चे से जब पेरेंट ने एक्सपेक्ट किया, तो इस सोसाइटी ने बड़ा अलग डिफाइन किया साहब। मैं आपको हो सकता है थोड़ा सा ओड भी लगे, मैं बड़ा पेरेंट की साइड लेता हूँ साहब इस चीज में। बहुत सारे पेरेंट हमारे साथ जुड़े होंगे। अगर एक पेरेंट अपना हम डिफेंस में रहने वाले लोग हैं, आप कभी आएंगे तो आपको मिलाएंगे, आप देखेंगे। एक पेरेंट अपना घर बार सब कुछ छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां बैठा है। उसने अपना जीवन के पूरे शौक उसने छोड़ दिए हैं, पूरी इच्छाएं छोड़ दी हैं। अगर वो अपने बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है क्या? नहीं। अगर वो ये चाहता है कि उसका बच्चा है वो कर जाए जो उसने कभी सोचा था, या वो उसने कभी अपने देखा है, तो वो क्या कहाँ गलत कर रहा है? सोचना कहाँ गलत है? और वो पेरेंट, आपको यकीन नहीं होगा, आई वाज पोस्टेड इन बुध सर, वहाँ बहुत बड़ी सिचुएशंस भी हैं, अच्छी सिचुएशन आप मानिए, घूमने के लिए 2 दिन अच्छा है, लेकिन आप कभी रण में गए हैं तो नमक का रेगिस्तान है वहाँ। आप 5-7 दिन रहेंगे तो आपकी पूरी स्किन है वो फटने लग जाएगी, क्योंकि वो सॉल्ट है वहाँ पूरा का पूरा। बहुत उस सॉल्ट में महीनों BSF और आर्मी के लोग जॉब करते हैं, और वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आई यूज्ड टू से दैट टाइम कि आप देखिए, ये उनकी स्किन वाइट हो जाती है, और आपकी हो जाएगी 3 दिन में, आपकी हो जाएगी। या राजस्थान में आप देखिए, रेगिस्तान में 50 डिग्री 52 डिग्री 55 डिग्री। मैं बिल्कुल, इवन हम गोवा जाते हैं तो हमारा स्किन का ऊपर फर्क पड़ जाता है जगह जगह। वो पेरेंट अगर अपने बच्चे से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो चाहता है कि ये सक्सेस हो जाए, तो उसमें कोई गलत नहीं है। बच्चों को ये बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को ऐसे सोचते हैं कि पेरेंट ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। पेरेंट ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है सब, लेकिन एक्सपेक्टेशन का एक पेरेंट को और बच्चे को मिलकर ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी एक्सपेक्टेशन है जो हम मिलकर पूरी कर सकते हैं। और वो एक्सपेक्टेशन अगर एक बार बैठ के कहीं डिफाइन हो जाए, तो आपकी सक्सेस तय है। कि आपको एक बार ये पता चल जाए, आप अपने बच्चे को एक बार पहचान लें कि आपकी बच्चे की कॉम्पिटेबिलिटीज क्या हैं, आपके बच्चे की दक्षता क्या है, आपका बच्चा किधर जा सकता है, आपके बच्चे में क्या कैपेसिटीज हैं। आप एक टेबल पर बैठिए, शाम को डिनर साथ करिए, अगर डिसाइड कर सकते हैं तो ठीक है, टीचर के साथ चले जाइए, डायग्नोस तो करिए। टीचर से भी आपको लगता है नहीं है, अभी देखिए इस देश में थोड़ा काउंसलिंग का सिस्टम बढ़ना चाहिए, और मैं इसमें
मैं मानता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो कमेंडेबल है। काउंसलर्स की बहुत जरूरत है साहब, मोटिवेटर्स की बहुत जरूरत है, लोगों को बताने की बहुत जरूरत है कि आप ये कर सकते हो। लोगों को पता भी नहीं होता कि ये फील्ड अवेलेबल है। यहाँ भी प्रोज और कॉन्स रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा मैं आपके लिए खूब सारे क्वेश्चन, मैं आज बैठा था तो मैंने आपके लिए भी कई सारे क्वेश्चन लिख लिए। मैंने कहा आज आज ऐसा होगा कि तरुण जी ऐसा नहीं होगा कि तरुण जी सिर्फ हमसे ही पूछेंगे। आज हम तरुण जी से भी पूछेंगे कि ओह माय गॉड, एनी क्योंकि टाइम। मैं आपसे बहुत दिनों से टच में हूँ और बहुत दिनों से मैंने देखा है कि कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और आपका कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। तो इतनी बातें हमने कर ली साहब। इस टाइम में हम इस क्रिटिकल टाइम में रहे भी, ये भी रहे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि आप लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो व्यूअर्स आपसे जुड़ते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपके क्या थॉट्स होते हैं, या क्या आपका वो उसमें ऐसा कौन सा सूत्र होता है, ये जो आप एनर्जी लाते हैं अपने अंदर, ये जो बम ब्लास्ट एनर्जी आप अपने अंदर लाते हैं और लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो अब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरे टीचर जुड़े हैं, जो मेरे बच्चे जुड़े हैं, या जो जो भी इस वीडियो को देखें बाद में, वो जरूर जाने कि तरुण शर्मा एज ए मतलब एनर्जी मास्टर, क्या उसका थॉट है, उसके पीछे क्या उसका सिद्धांत है। ओह आप माय उसको गॉड, बताना लवली। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और नहीं, ये बहुत, और ये मेरा मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। मुझे कई लोग पूछते हैं एनर्जी कहाँ से लाते हो अपनी, तो उसका मेरा एक ही जवाब होता है सर कि ना, मेरे पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी ना। पूरा मेरा गोल बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा होता है ना। जैसे दो दो टीम्स का मैच होता है, तो अगर सामने वाली टीम 50 रन बनाएगी तो आप नॉर्मल तरीके से खेलोगे, 100 रन बनाएगी तो भी आप ठीक ठीक खेलोगे। लेकिन अगर ओपोनेंट वाली जो टीम है पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की, वो 400 रन बना दे, तो क्या करोगे आप? तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपके अंदर एंथुसियाज्म आएगा। जैसे एग्जाम का डेट आता है तो वो जो डफर बच्चे जिनको हम बोलते हैं मेरे जैसे, वो भी एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो भी पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कल गोल आ गया उनके सामने। तो अगर आप लाइफ का गोल फिक्स कर लोगे, बड़ा बना लोगे, और आप फोकस करोगे उसके ऊपर, जो अभी आपने बताया, मैं आई एम सो हैप्पी जो आपने लाइन बताई कि बच्चों को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हैं, टीचर्स जान लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बच्चा, तो बच्चे का अगर गोल क्लियर है कि मुझे ये करना है, यहाँ पहुंचना है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, गोल अगर बड़ा होगा ना, एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो सुबह 4 बजे की ट्रेन होती है तो नींद खुल जाती है, इजंट इट? और ट्रेन होगी भी तो नींद खुलेगी नहीं। तो मेरा मेरा लाइफ का गोल है, बहुत बड़ा गोल है, मैं उससे दिन रात काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी एनर्जी ऐसी रहती है, हमेशा ऐसी रहती है। दूसरा, मैं स्ट्रेस से जो निपटने का तरीका क्या होता है, जैसे स्ट्रेस जैसे अभी हमारे साथ भी हुआ, चैलेंज हो गया, इंटरनेट गया, कभी कभी ऑपोजिट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज हो जाता है जो आप प्लान करके नहीं चल रहे हो। तो अल्टीमेटली हमारा थॉट क्या होता है? हमारा थॉट होता है कि शिट, ओ माय गॉड, फंस गए, गड़बड़ हो गई। तो हम लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, नेगेटिव वर्ड। हम इतने नेगेटिव वर्ड्स के साथ प्रोग्राम है कि हमारी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। और मैं थैंक यू बोलूंगा आपको, जो आपने मुझे सवाल पूछा। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत अच्छा, वो पूरा बाद में आएगा, लेकिन एक सीक्रेट बताता हूँ। आपका जो पावर, वर्ड्स की ताकत है ना, वो इतनी खतरनाक होती है कि जो पानी होता है उसके ऊपर भी वर्ड्स की पावर काम करती है। एक जापानीज साइंटिस्ट थे, मजीरो इमाटो, उन्होंने पानी पे रिसर्च किया था 1923 के अंदर, कि आप पानी के ऊपर ग्लास में पानी भरो या बॉटल में पानी भरो। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लास में पानी भरो, 2 ग्लास, शीशे के 2 ग्लास ले लो, और दोनों में आधा आधा ग्लास पानी भर दो, और दोनों पे स्लिप लगा दो। एक पे लगा दो आई हेट यू, और एक पे लगा दो आई लव यू, और दोनों ग्लास के पानी को आप फ्रिज में रख दो, ये बोल के फ्रिज में रख दो 12 घंटे के लिए। जब वो जम के बाहर निकलते हैं तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जो आई हेट यू वाला पानी है ना, वो बिल्कुल उसकी उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो इतना गंदा होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। और जो आई लव यू वाला ग्लास होगा, वो डायमंड शेप में, उसका जो माइक्रोस्कोप में जब देखते तब चलता पता, जो जापानीज रिसर्चर ने इसको साबित किया। तो पावर ऑफ वर्ड्स में इतनी ताकत है। एक और मूवी है इतनी, तारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर, अगर आपको ध्यान हो, उसमें आमिर खान एक सीन बताते हैं कि आदिवासी सोलोमन आइलैंड पे पेड़ को काटते नहीं है कुल्हाड़ी से, वो गाली देते हैं उसको, वो गाली देते हैं पेड़ को, और पेड़ कट जाता है। और अगर आप वही पानी के ग्लास को स्टूपिड बोल के पियोगे तो आप स्टूपिड पुलिस हो जाओगे। तो सोचिए, पानी पे इतना पड़ रहा है, तो हम अपने बच्चों को बार बार
you cannot do it, you cannot do it, you cannot do it, you are stupid, you are, you know, whatever, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा एकमात्र मंत्र है कि लाइफ में कभी भी गड़बड़ होती है, कभी भी चैलेंज आता है, कभी भी गाड़ी पंचर होती है, कभी भी इंटरनेट खराब होता है, तो आपको हंसना है। 5 सेकंड तक हंसना है, आपको वाह बोलना है। ये मेरा गुरु मंत्र है, वाह बोलना है, आपको बोलना है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में सब नेगेटिविटी, मैं मेरे टीचर्स से, मेरे स्टेक होल्डर से, बच्चों से मैं बात करता रहता हूँ। सोसाइटी में जिस लेवल पर ये नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिविटी से घिर गए। मैं तो अक्सर टीचर्स को और बच्चों को बोलता रहता हूँ कि आपको कहीं भी कोई नेगेटिव बात सुनती है या कोई नेगेटिव आदमी मिलता है, तो उसको ये मानो कि इससे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो वो आपके लाइफ को स्पॉइल करने जा रहा है। हम पॉजिटिव की बजाय उल्टा सोच रहे हैं, अच्छे के बजाय बुरा सोच रहे हैं, और वो आपको भी खराब करके जा रहा है। हम पूरे दिन में कितने नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, कितने नेगेटिव। सुबह उठेंगे, ओहो नींद नहीं आ रही है, परेशान है, ये सब नहीं निकल रहा। जो वर्ड हम बोलते हैं उसका हमारी बॉडी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि 70% बॉडी पानी से भरी हुई है। तो ये सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज नेगेटिव वर्ड ही बोलना। नेगेटिव वर्ड की जगह क्या बोलना है, कुछ नहीं गड़बड़ हो, आपने बोला वाओ, आपने बोला मजा आ गया, और आप हंसना है। मैं बहुत करता हूँ ऐसा, आपको याद हो गोवा में भी हमने किया था, टाइम देख के हंसता हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता लोगों को हंसने का। तो टाइम देख के हंसना शुरू करिए, 5 सेकंड हंसिए रोज। ये टफ टाइम है, ये मजेदार टाइम है, पर जब हम मिल के साथ करेंगे काम, जैसे आज आप और मैं मिले, जैसे हमारा एक कोऑर्डिनेशन बना, तो हमसे कितने लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। तो दिस इज अ इनिशिएटिव, और टुगेदर वी कैन डू वंडर्स, टुगेदर वी कैन डू वंडर्स, टुगेदर वी कैन। तो ये मेरा सीक्रेट था हंसने का। मैं बहुत हंसता हूँ, मेरी वाइफ भी कभी कभी मेरे से गुस्सा हो जाती, तो मैं बहुत हंसता हूँ तब भी। वाह बोलता हूँ, वाह। तो आपके सामने कोई लाइफ में क्वेश्चन आ जाए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उस समय वाह बोलिए, शिट मत बोलिए, और एक पानी का ग्लास भरिए और उस पानी को बोलिए आई लव यू, आई एम सो पावरफुल, आई एम सो इंटेलिजेंट, और वो पानी को पी लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दैट वाटर कैन डू मैजिक इन योर बॉडी। तो जब भी पानी पीजिए ऐसा करिए, और गूगल पे आप इसको देख सकते हैं, पानी के ऊपर वर्ड की कितनी ताकत होती है। ये बहुत कमाल का वो है। ये मेरा सीक्रेट था सर। और ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, पेशेंस लूज हो जाता है बच्चों का, ये की वजह से। जैसे अभी देखिए हमारे लोग इस टाइम नहीं पा प्रोग्राम, क्योंकि वो पेशेंस लूज हो गया। 5 मिनट अगर वेट करते, 2 मिनट वेट करते, तो वापिस वो हमारे प्रोग्राम में आ सकते थे। हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोग्राम है एवरीथिंग। तो पेशेंस लेवल बहुत जल्दी गड़बड़ कर जाता है। प्लस ये जो एग्जाम आने वाले हैं लाइफ के, जो लाइफ के एग्जाम आने वाले हैं, जो स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए आपका क्या टिप्स है, आपके पर्सनल फॉर्मूला, जो आपने लाइफ में कहां से आप उठ के यहाँ पर पहुंचे, आज लाइफ में इस लेवल पे है कि आप इतना अच्छा स्कूल लीड कर रहे हो, बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों के आप लाइफ को चेंज कर चुके हैं। तो आपका क्या पर्सनल मोटिव और वो गोल है, या वो फॉर्मूला है जो मतलब जिससे एग्जाम में अगर बच्चे लगाएं तो शॉर्ट एग्जाम का रिजल्ट अच्छा है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। हम बोर्ड क्लासेस के बच्चों के बारे में, या बाकी किसी भी क्लास, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, उन बच्चों के एक बेसिक्स की बात करते हैं, जो नॉर्मल चीजों की बात करते हैं, कि एक जो प्रेजेंट टाइम है उसमें बच्चे को एग्जाम सक्सेस के लिए स्पेशली क्या करना है। सर, अभी हो क्या गया है, अभी 2 साल के सिचुएशन में 2 चीजों की आदत बच्चों की बहुत कम हुई है। एक, बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस, बच्चा ने लिखना बहुत कम कर दिया है। दूसरा, बच्चे की सिटिंग हैबिट्स। बच्चा रोज 6 घंटे स्कूल में बैठता था, अभी उसकी सिटिंग हैबिट्स बदल गई है। अब वो बेड पर बैठ के किस हिसाब से क्या करता है, कैसे पढ़ता है, कैसे क्लास करता है, बिल्कुल। ये 2 चीजें बच्चों को अब अपने दिमाग में ये मान लेना चाहिए कि मुझे इन 2 चीजों को अभी से ओवरकम करना है। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम पर। ये तो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स कि जो ठीक होनी है। अदरवाइज अभी जो एग्जाम होने हैं, वो सारे ऑफलाइन एग्जाम्स होने हैं, वो घर से नहीं होने हैं, स्कूल में आके होने हैं बच्चों के। बोर्ड एग्जाम के भी कल शेड्यूल आ गया कि 26 अप्रैल के बाद में जल्दी डेट शीट आ जाए। अब क्या है, एग्जाम का जो कंसेप्ट है, उसमें बच्चे को एक शुरू से देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे को कंप्लीटली और क्लियरली पता हो कि उसका एग्जाम का सिलेबस क्या है। बच्चे को सबसे पहले उसको यही पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ना है।
क्योंकि Yes. होता क्या है, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ता है, किसी बुक्स में कोई कंटेंट लिखा है, किसी में कोई, तो जिस बोर्ड की बच्चा एग्जाम दे रहा है, आइदर दैट इज सीबीएसई, आइदर दैट इज आईसीएसई, आइदर दैट इज एनी स्टेट बोर्ड, Okay. Okay. you need to know the proper syllabus of that exam first. सेकेंड एस्पेक्ट इसका आता है कि बच्चे को उस एग्जाम का पैटर्न कि उस क्वेश्चन पेपर जो आएगा, सीबीएसई उसके लिए पर्टिकुलर सैंपल पेपर निकालता है, तो वो उसका सैंपल पेपर कैसा हो, उस सैंपल पेपर के बेस पे बच्चा वेटेज की प्रिपरेशन कर सकता है कि ऐसे Okay. पेपर होगा और मैं ऐसी तैयारी करनी है। फिर उसको करना है Okay. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइमिंग। हर बच्चा, देखिए पढ़ता हर बच्चा है, पढ़ता हर बच्चा है, बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये पता नहीं हो कि उसको फिजिक्स ज्यादा अच्छी समझ आ रही है, कि उसको केमिस्ट्री अच्छी समझ आ रही है, कि उसको इंग्लिश आ रही है, कि उसको मैथ्स आ रही है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो कौन से सब्जेक्ट को आपको 2 घंटे पढ़ना है और कौन से को आपको 1 घंटे पढ़ना है, बच्चे से अच्छा इसका कोई जज नहीं है। टीचर के साथ बैठ के अगर बच्चा इसको जज कर ले, डिसाइड कर ले कि मेरा टाइमिंग क्या होगा, दैट इज ओके। आपकी प्लानिंग Okay. है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, दैट इज फाइन, लेकिन उस 10 घंटे में कितना और क्या पढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो That आपका is important. फोकस आपका फोकस कहाँ है, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस से आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहा है, वो बच्चा पुराने बोर्ड के पेपर्स को हमेशा, एटलीस्ट 5 ईयर पेपर्स को हमेशा सोल्व कर ले और टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चंस को अलग अलग से अपना सोल्व कर ले। जिस टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहा है वो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है, पिछले 5 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठाए और उसको सोल्व कर ले। अब यकीन मानिए उस बच्चे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें Oh my God, उस lovely. टॉपिक में क्वेश्चन उतने ही बनेंगे जितने पिछले 5 साल में मोस्टली आ गए होंगे। तो बच्चे को तो ये पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है और उसका आंसर कैसे लिखना है। और आजकल बोर्ड क्या करते हैं, अपने टॉपर बच्चों की आंसर शीट अपलोड करते हैं। हर बच्चे Oh, okay. टॉपर बच्चों की Lovely. आंसर शीट को डाउनलोड करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अच्छा. हाँ, उनको देखना चाहिए कि Okay. क्या क्या चीजें हैं। एक मैं आपको गजब की चीज में और बोलूंगा 2-3 लाइनें बोलने से पहले। एटलीस्ट 15 दिन पहले जब बच्चे की फाइनल बोर्ड एग्जाम शुरू हो रही हो, बोर्ड एग्जाम के टाइम जो उसका टाइमिंग फ्रेम होता है 10 से 2 है ना, या 11 से 2, जो भी 3 घंटे का टाइम होता है ना, उस टाइमिंग फ्रेम में बच्चे को हमेशा सिटिंग में पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा कि जब वो एग्जाम देने जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइमिंग जोन में अलर्ट रहेगा। स्टेट ऑफ माइंड उसका उसी में रहेगा। उस टाइम में अगर वो लास्ट तक सोता रहेगा तो उस दिन भी उसको नींद आएगी। तो उसमें एटलीस्ट 15 डेज से पहले प्रैक्टिस शुरू करे कि अगर एग्जाम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक है, 3 घंटे है, तो मैं रोज 11 बजे से 2 बजे तक या तो कोई पेपर सोल्व करूंगा या मैं 11 बजे से 2 बजे तक बैठ के पढ़ूंगा। अब कोई बच्चे कितना पढ़ना चाहिए, ये एक आपके क्वेश्चन में जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो आ रही है। तो ये सब ये बताएगा कि आपका टारगेट क्या है, ये चीज बताएगा आपका टारगेट क्या है। आपको मेडिकल में जाना है, आपको नीट करना है, आपको जेईई करना है, आपको एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, आपको किसी जयपुर के टॉप कॉलेज महाराजा में एडमिशन लेना है, तो आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि वहां जाने के लिए मुझे चाहिए क्या। आपका टारगेट ठीक है, और आप देख लीजिए, आपको एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, आपको डीयू में जाना है, तो आप देख लीजिए ना पिछले 5 साल की वहां की कट ऑफ क्या है। आपको जयपुर के महाराजा कॉलेज में पढ़ना है, महारानी कॉलेज में पढ़ना है, आप देखिए वहां के 5 साल के आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जिस स्ट्रीम में जाना है, उसकी कट ऑफ क्या है, दैट इज ओरिजिनलिटी। अब आपको दूसरी चीज ये देखना चाहिए कि आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं क्या। दैट्स द सक्सेस। अगर आपने उसके एफर्ट लगाए, उस पॉजिटिव में लगाए, तो ये आपके एग्जाम के पैटर्न और ये आपकी सक्सेस का फाइनल डेस्टिनेशन की अगर आपने उतनी मेहनत कर दी, यू आर सक्सेसफुल। आपको कोई रोक नहीं। दैट इज योर टेक लाइन। तो आपको जो चाहिए बच्चों, जो चाहिए उसको डिसाइड करो, कैसे बाकी लोग पहुंचते हैं वो डिसाइड करो। और आपके यहाँ भी प्रिंसिपल सर ने बताया कमाल का थॉट, जो मुझे भी तो नहीं एग्जैक्टली पता था, कि टॉपर बच्चे हैं पिछले सालों के, उनका आंसर शीट, वो कैसे बॉल को खेलते थे, कैसे, तो वो उनको देखिए, राइटिंग की तैयारी करिए, 5 साल से पुराने क्वेश्चन है उनको देखिए। तो सर का ये थॉट है और बहुत सारे लोग थॉट है कि फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता।
This is a lovely, answer of that, from an experienced person कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन को करके और अपने अपने गोल को बड़ा बना सकते हो। मुझे ब्रूस ली का कोट याद आ रहा है, बहुत मजेदार। एंड उसके बाद बस अपने प्रोग्राम को बस बाय बाय करेंगे क्योंकि हमारा टाइम होने वाला है। ब्रूस ली का बड़ा कमाल का कोट था, वो कोट ये था, आई फियर नॉट द मैन, आई फियर नॉट द मैन, who has practiced 10,000 kicks, 10,000 kicks जिसने प्रैक्टिस करी है, मैं उससे नहीं डरता। बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। ब्रूस ली बोलता है, जो गोली को पकड़ लेने की ताकत रखते थे ब्रूस ली, वो बोलते हैं कि मेरे को उससे डर नहीं लगता जिसको 10,000 किक मारनी आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। तो अगर हम वो वाला बन जाएंगे तो एग्जामिनर को भी सोचना पड़ेगा 10 बार की इस बच्चे के मार्क्स का हक काटूं। तो सर मतलब सीरियसली बहुत मजा आया। लग रहा है टाइम हमारे पास कम है और हम आ सकते हैं सिर्फ टाइम देख के बार बार जैसे मैं करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये टॉक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे वाले थॉट, इतने प्रीमियम प्रिंसिपल जिन्होंने इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे और अपनी लीडरशिप पे दिखाया करके कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए कि हम हमारे टीचर्स के साथ हमारे बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, जैसे सीमा पे हमारे जवान खड़े रहते हैं। तो हम सो हैप्पी सर आप हमारे साथ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड हम इस पूरे वीडियो को, थोड़ा सा जो गड़बड़ भी हुई थी बीच में, उसको हम पूरा अपलोड करके कल हम उसको पूरा डालेंगे फिर से यूट्यूब के ऊपर। और आप प्लीज इसको देखिएगा, मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि कई अजीब अजीब से चैनल्स को लोग वीडियोस को अजीब अजीब से सब्सक्राइब कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो अगर आपको मजा आएगा तो कमेंट जरूर करना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी जो लर्निंग्स हैं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उनका, जो सर ने लर्निंग्स बताई हैं, जो हमारे तीन प्रिंसिपल्स हमारे और आए थे, हीरालाल सर, वाडलकर सर और अवधेश सर, जो कमाल की टीचिंग है। ये फॉर्मूले हमें दुनिया के बेस्ट टीवी पे नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको। क्योंकि ये जो नरसिंह सर आज हमारे साथ आए, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय को रिप्रेजेंट किया था, हैट्स ऑफ सर, मजा आ गया, यू आर ऑसम। एंड कुछ जाते जाते हमारे बच्चों के लिए कुछ वर्ड्स एंड देन थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण जी। बच्चों के लिए यही है कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप कोई बहुत बड़ी सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी सिटी से पढ़ रहे हैं। जो भी है, जो भी एनवायरनमेंट आपको मिला है, आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। जो बस आप अपने आप को पहचानिए और उसमें लगे रहिए। गॉड इज विथ यू, गॉड विल ब्लेस यू ऑलवेज, और आपको वो जरूर मिलेगा जो आपने सोचा है। बस छोड़ना नहीं है, हार माननी नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। आप में वो एनर्जी है। आप आने वाली जनरेशन के वो लीडर्स हैं जो इस देश को कहाँ ले जाएंगे। ये सब अमेरिका, चाइना आपसे आपके रहते सब पीछे रह जाएंगे। आप ही होंगे जो आगे चल के इस दुनिया को लीड करेंगे। अब ये दुनिया डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया के आप लीडर हैं, और आपको लीडर की तरह एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, साथ रहना है, सबको साथ लेकर चलना है। सक्सेस इज योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपके टीचर्स, कमाल के हीरोज, आपके कमाल के पेरेंट्स और आपके ये चैंपियन बच्चों के लिए एक बार हमारी तरफ से तालियां। और आपका जब रिजल्ट आएगा तो हम आपके स्कूल भी आएंगे, मजेदार और मजा करेंगे फिर वहां पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ नरसिंह सर एंड वी आर सो हैप्पी आप हमारे चैनल पर आए, सो हैप्पी। और मतलब जल्दी ही हम नए टॉक्स में भी मिलेंगे और आपकी और नई नई चीजें सुनना पसंद करेंगे। और बहुत मजा आया मुझे आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। So this is all about the energetic principal of केंद्रीय विद्यालय सूरतगढ़, जो कि राजस्थान में है। मरोडिया सर डिप्टी कमिश्नर है, मैं उनका फैन हूँ। तो मतलब वो भी कमाल है, एकदम एनर्जेटिक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ लवली पीपल इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। और आप सबकी लीडरशिप में केंद्रीय विद्यालय ने डंका बजा रखा है। एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा जगह, एक ऐसा संगठन जिसने एक बार नहीं हजारों बार साबित किया है कि आप हमें कैसा भी बच्चा दे दो, हम उसको बम बना देंगे। तो मेरा हम्बल थैंक्स टू एवरीवन फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड मैं खुद एसोसिएट में बहुत सालों से इनके साथ, और बहुत मजा आया। और बच्चों बस तैयार हो जाओ, हार नहीं माननी है। ये वक्त ना ठहरा है, ये वक्त ना ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।